never let go. टेंथ सीबीएसई आईएससी के एसएससी के स्टूडेंट्स फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। फिजिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। लेक्चर देखो तब समझ में आएगा कि फिजिक्स कैसे पढ़ी जाती है। पहला चैप्टर 10 सीबीएसई का जो फिजिक्स का है आप लोगों का, वो लाइट है। लाइट स्टूडेंट, फिजिक्स तुमने दुनिया के कई टीचरों से पढ़ा होगा। फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग यू फिजिक्स। तुम लोग शायद पहली बार मेरा फिजिक्स का क्लास देख रहे हो। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, जब तक तुम इन चैप्टर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में तुम रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तब हर चीज हम लोगों को क्लियर होती जाएगी कि ये है क्या चीज। और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो, ये तीनों एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के थिंग्स से रिलेट करके पढ़ा जाता है। तो हम लोग रिलेट करके ही पढ़ेंगे, एकदम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा। जो जो नोट्स रहेंगे मैं आप लोगों को लिखवाता जाऊंगा, उसको आप लोग पॉज करके नोट करते रहिएगा। एक फ्रेश डायरी बना लीजिए, जहां जहां मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या लिखना है उसको आप लोग नोट्स भी तैयार करते चले जाएंगे। चलिए, लाइट, प्रकाश। लाइट को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश। तो लाइट तो दिखाई दे ही रही है, कमरे में बैठते हो लाइट दिखाई देती होगी, प्रकाश दिखाई दे रहा है। लाइट है क्या चीज यार? लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरह की एनर्जी है which enables us to see the objects. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक तरह की एक ऐसी एनर्जी है जो हमको सेंसेशन देती है चीजों को देखने की। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देम। बात को समझना। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस to see the objects or from where it reflects, जहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब मैं तुम्हारे सामने प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताऊंगा कि जैसे सपोज दैट कि हम कमरे में हैं और हमको ये जो है इसी कमरे में मान लो मैं बैठा हूं या तुम अपने कमरे में कहीं पर बैठे होगे। मान लो एक छोटी सी टेबल है, तो तुमको टेबल दिखाई देती है। अगर तुम लाइट जलाते हो तो टेबल दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। अच्छा, टेबल दिखाई देती है तो टेबल किसी इस कोने से भी दिखाई देती है, उस कोने से भी दिखाई देती है, उधर से भी दिखाई देती है, उधर से दिखाई देती है, हर तरफ से वो टेबल दिखाई देती है। क्यों? वो टेबल तुमको क्यों दिखाई देती है? बात को समझो। अगर हम लाइट सारी कमरे की ऑफ कर दें, कमरा पूरा अंधेरा रहता है, तो हम जैसे घुसते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। क्यों? और जैसे हम लाइट चालू करते हैं तो सारी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई देने लगती है। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लो टेबल तुमको दिखाई दे रही है, क्या रीजन है? जैसे लाइट चालू की टेबल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि लाइट उस टेबल पर पड़ी, उस टेबल पे पड़ने के बाद उससे रिफ्लेक्ट हुई और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर आई और हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दी। यही है लाइट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स और गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। इट गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब वो देखने की हम लोगों को सेंसेशन देती है। तो आई थिंक सो तुम लोगों को लाइट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब ये तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इस लाइट से क्या होता है कि लाइट जब जिस ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है वहां से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके हम लोगों को जो है सेंसेशन ऑफ साइट देती है, तभी हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती है। और जैसे ही ब्लैक अंधेरा हो गया, लाइट सब ऑफ कर दो, कोई रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ नहीं रही है, तो तुमको दिखाई कहां से देगी? एकदम क्लियर हो गया होगा। तो लाइट की डेफिनेशन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस
to see the objects or gives us sensation of sight when it reflects from the object. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स की तरफ। आपने सुना होगा एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है? जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, इमिट करते हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती है। और जो ऑब्जेक्ट जो है खुद की लाइट को इमिट नहीं कर पाते बल्कि वो दूसरों की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती है। अब ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में तुम्हारी कौन सी आ जाएंगी? चेयर्स आ गई, टेबल्स आ गई, तुमको ग्लास आ गया, डस्टर आ गया, तो एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अब चेयर है, टेबल है, अब तुम कहते हो कि चेयर टेबल जो है अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस कर दे, होगा ही नहीं। वो दूसरे की लाइट से रिफ्लेक्ट, दूसरे की लाइट उसमें पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, तब हमको दिखाई देगी। तो ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में तुम्हारी कौन सी आ जाएंगी? लैंप आ गई, देखते होगे, ट्यूबलाइट आ गई, बल्ब आ गया, बल्ब्स आ गए। इवन तुमको पता है कि मून भी जो है, मून जान के आश्चर्य होगा कि मून भी तुम्हारी मून भी जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन क्या हो गई? अपने से बना ले यार, सब चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली समझ। दोज ऑब्जेक्ट्स which emit their own light are said to be luminous objects. Those objects which do not emit their own light are called non-luminous objects. Examples तुम्हारे सामने हमने बताई दी हैं, याद रखिएगा। मून भी तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ लाइट की तरफ। अब हम नेचर ऑफ लाइट की तरफ आ रहे हैं। नेचर ऑफ लाइट मतलब ये हो गया प्रकाश की प्रवृत्ति। प्रकाश की प्रवृत्ति का मतलब हो गया क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लाइट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तुमको बताएंगे स्टूडेंट्स। लाइट जो है, कई छोटी छोटी चीजें तुमको नहीं पता होंगी, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। लाइट जो है इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any material medium for its propagation. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत पड़ेगी, एक बीच के मीडियम की जरूरत पड़ रही है, लेकिन लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम का मतलब क्या हुआ? अब तुम यहां पर हो, तुमको कैंट जाना है, भाई मीडियम है, साइकिल से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, कार से चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, ये सब मीडियम होते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। तो नेचर ऑफ लाइट में एक बात का ध्यान रखिएगा, पहला, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these are electromagnetic rays, waves which do not require any material medium for its propagation. इनके propagation के लिए ये पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। These are electromagnetic waves which do not require any material medium for its propagation. चलने के लिए इनको
कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक, इसी की कैरेक्टरिस्टिक में ही हम सारी बातें करेंगे। लाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस लाइक टेलीफोन्स। इसका एग्जांपल हो गया टेलीफोन्स के लिए। ये कम्युनिकेशन प्रोसेसेस के लिए भी, पर्पसेस के लिए भी यूज की जाती है। अब तुम सोचोगे कि लाइट जो है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कैसे यूज की जाएगी, प्रकाश कैसे यूज किया जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए टेलीफोन्स वगैरह का नाम तुमने सुना होगा। जैसे हम लोग टेलीफोन करते हैं, तुरंत रिंग जाती है, तुरंत जो है कॉल सुनाई देती है। तो ये आखिर कैसे होता है स्टूडेंट? लाइट, प्रकाश जो तुम देख रहे हो, उससे जो लाइट से जो रेज निकलती हैं, उसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर्स पाए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है? एक, ये कह सकते हो कि एक नली टाइप की जो किसी साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। मतलब लाइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे पतले रेशे के रूप में बहुत सारे बंडल होते हैं, रेशे निकलते हैं। कभी तुमने गौर किया होगा कि टॉर्च की लाइट जब जलाई जाती है तो ये इस तरीके से ऐसे तुमको ब्लिंक करती है। तो ये क्या होता है कि ये बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, यानी पतले रेशे होते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो अपने साथ जो है हजारों की टेलीफोन्स को कम्युनिकेट करके ले जा सकते हैं। और ये काम इतने कम सेकंड समय में होता है कि पलक झपकते ही तुमको वॉइस सुनाई देने लगेगी। तो ये कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। इसीलिए इस लाइट में जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, वही ऑप्टिकल फाइबर्स जो पतले रेशे होते हैं, यानी बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, जो कैरी ऑन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, वही मेन रिसोर्स होता है लाइट का। इसीलिए लाइट जो है ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। अब ये ऑप्टिक्स क्या है? अब तुमको ये चीज बहुत कम टीचर बताएंगे। अभी तुम्हारे क्लास 11, 12 में जब तुम जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि तुमको फिजिक्स की कई ब्रांचेस के बारे में स्टडी करनी है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट। जब 11, 12 में जो तुम इंजीनियरिंग के टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा कि फिजिक्स की कई ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उसमें ऑप्टिक्स एक ब्रांच होती है। तो ये ऑप्टिक्स के अंदर ही लाइट आता है। ऑप्टिक्स का मतलब ही है लाइट। तो अब क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। तो ये कैसे, अगर तुमसे कोई रीजन पूछे कि हाउ, कैसे ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा टेलीफोन्स में, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ये आपका जवाब होगा। ये थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, विजिबल लाइट जो होती है, विजिबल लाइट, कोई भी विजिबल लाइट जिसको कि जो हमको दिखाई देती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफी छोटी होती है। ये 4 × 10⁻⁷ टू 8 × 10⁻⁷ तुम्हारी जो है मीटर को फॉलो करती है। तो ये ध्यान रखना, विजिबल लाइट जो होती है, विजिबल लाइट, उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। 4 × 10⁻⁷ टू 8 × 10⁻⁷। अब एक लाइट की स्पीड आप लोग पढ़े होंगे कि लाइट कितनी स्पीड से चलती है। देखते हो सवेरा होता है, तुरंत ऊपर से नीचे तक सन से पूरी लाइट पूरे अर्थ पे आ जाती है एकदम। और कभी भी अगर हम लोग कोई भी लाइट, जैसे मान लो
अंधेरे में लाइट जलाते हैं कमरे की, एक लाइट जलाई पूरी तुरंत रोशनी हो गई पूरे कमरे में, ये तो इसकी स्पीड कितनी होती है, बहुत ज्यादा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वैक्यूम और एयर, इस छोटी सी चीज पर आएंगे, सबको मालूम होगा वैक्यूम क्या होता है, वेयर देयर इज नो एयर, जहां पे एयर नहीं होती उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। और एयर तो समझ ही रहे हो, हवा है जहां पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज वेरी हाई। वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड देखो हिंदी में भी लिख रहे हैं। और 3 लाख, 3 के आगे देखो 5 जीरो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बाबू समझ रहे हो, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी चली जाती है लाइट। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, सोच लो 3 लाख किलोमीटर, यहां से कैंट केवल 1 किलोमीटर है, उसका 3 लाख गुना कर दो, एक सेकेंड में चली जाएगी। एक सेकेंड होता क्या है, हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को देखो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहा जाता है। कैसे, देखो ये 5 जीरोस हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो सोचो 1 2 3 4 5, इसी में 1000 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तब ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को आप लिख सकते हैं 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज वेरी हाई, इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में पार्टिकल्स के फ्रिक्शन के कारण, जो उसके सोर्स पार्टिकल्स होते हैं, लाइट की स्पीड जो है एयर में वैक्यूम से थोड़ी कम होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते समय प्रैक्टिकल पर्पस में हम लोग इसी को ही लेके चलते हैं। मतलब आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेके चलेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि एयर में स्पीड लेस होती है और वैक्यूम में ज्यादा होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक सो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है आते हैं अगले टॉपिक पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से अब आप लोगों की कहानी चालू हो रही है। कई स्कूलों में डायरेक्ट रिफ्लेक्शन चालू कर दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं, पहले प्रॉपर्टीज छोटी छोटी पढ़ते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब एक टॉपिक आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है आप लोग? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन चल गया, वापस निकल गया। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है स्टूडेंट? पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि मान लो कि हमारे ऊपर कोई लाइट आ रही है या किसी वस्तु पर अगर लाइट जा रही है तो कितने तरह से ये वर्क करता होगा। क्या हमारे पास लाइट आई, टकरा के चली गई, हम दिखाई दे रहे हैं, हमारे से रिफ्लेक्ट करके चली गई, हम एब्जॉर्ब नहीं किए क्या? कुछ एब्जॉर्ब भी तो किए हैं। अच्छा चलो एक पन्नी लेते हैं, प्लास्टिक, एक छोटी सी थिन लेयर ऑफ हम लोग ग्लास लेते हैं। ग्लास का एक छोटा सा ग्लास लेते हैं, थिन लेयर ऑफ ग्लास लेते हैं, यानी पतला शीशा ले लेते हैं। तब क्या होगा? तब लाइट उस पर पड़ेगी तो आर पार दिखाई देता है। अच्छा एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लाइट पड़ी है, कहां गया? ब्लैक बोर्ड तक काला दिखाई दे रहा है, उसमें तो लाइट पड़ रही है तब भी काला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि when rays of light fall on an object
तीन में से कोई एक प्रोसेस होती होगी। व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फॉल होगी, इट मे बी फर्स्ट, it may be absorbs or may be emits या transmits, और थर्ड हो जाएगा reflect। और ये हो सकता है और ये हो सकता है, तीन ऑप्शन पर लोग आते हैं। देखिए, अगर रेज ऑफ लाइट जो है, अगर किसी वस्तु पर रेज ऑफ लाइट गिर रही है, तो या तो ये होगा कि वो लाइट को क्या कर लेगा, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो ऑब्जेक्ट्स क्या करती है कि लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका मतलब कि उसका जो रिफ्लेक्शन है, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो 0% है, 0%। पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर ली। तो इसमें एग्जांपल आ गया ब्लैक बोर्ड। इसीलिए देखो ठंड में कहा जाता है कि गर्म कपड़े, काले कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? ठंड में जब काले कपड़े पहनोगे तो सन के सामने जाओगे तो तुम्हारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और तुमको ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी लगने लगेगी, वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये इसका रिफ्लेक्शन 0% हो गया। ट्रांसमिट में क्या हो गया, एक पतला शीशा ले लिया गया, मान लो थिन लेयर ऑफ ग्लास और वाइट प्लास्टिक ले ले, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोगों का रे ऑफ लाइट जब इसमें पड़ती है तो ये भी आर पार चली जाती है, और वो आर पार जब चली जाएगी तो थोड़ा सा बेंड होते हुए जाती है। उसमें क्या होता है कि जैसे शीशे का हमने वाइट शीशे का एक टुकड़ा ले लिया, उस पर लाइट रह जाएगी तो वो क्या कर जाएगी, अंदर घुस जाएगी और आर पार दिखाई देगा। तो इस ट्रांसमिट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट आर पार देखने लगती है। तो उसमें रेज ऑफ लाइट क्या होती है ना, थोड़ा सा बेंड होके जाती है। ये रिफ्रैक्शन की प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन का बड़ा भाई रिफ्रैक्शन या छोटा भाई आगे देखेंगे, वो अभी आगे प्रोसेस आएगी। तो इसमें क्या होगा कि 5% मान लो रिफ्लेक्शन होगा या 10% अगर मान लो रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, तो 90% तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सारा जो है अंदर तुम्हारा रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को फॉलो कर लिया। बहुत कम परसेंटेज इसका जो है रिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये मेनली रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में आ जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट। चलिए, तो इसमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, थिन लेयर ऑफ ग्लास हो गया, व्हाइट प्लास्टिक हो गई, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ये सब एग्जांपल आ गया। अब आ गया रिफ्लेक्ट आ गया। अब कई ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे अगर इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो रेज ऑफ लाइट जब उन पर पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आईज को दिखाई देती है, मतलब हमारे आईज पर आती है और हमको वो विजिबल होती है ऑब्जेक्ट्स। ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, it sent back to its own medium, मतलब सेंडिंग बैक, ये रेज ऑफ लाइट आई, सपोज दैट कि ये रेज ऑफ लाइट तुम्हारी आई, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, टकरा के अपने ही मीडियम में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो सेंडिंग बैक of ray of light when it falls on a plane or smooth surface,
when it falls on a plane or a smooth surface, sending back of ray of light. अब डेफिनेशन आ गई कि sending back of ray of lights when it falls on a plane or smooth surface, this process is said to be reflection. अब एक क्वेश्चन यहां पे फिर आ गया, क्या केवल प्लेन और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा? नहीं, जो रफ सरफेस होते हैं उनसे भी रिफ्लेक्शन होता है, उनसे इररेगुलर रिफ्लेक्शंस होने लगता है, मतलब स्कैटरिंग वे में स्कैटर होने लगती है लाइट्स, तभी तो हर कोने से दिखाई दे रही है। दैट इज द पॉइंट। तो क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा? सेंडिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट, sending back of rays of light in its own medium when it falls on any object is said to be reflection. This is called process of reflection. ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। तो आई थिंक तो ये क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं फिर बोल दे रहा हूं। सेंडिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। अब हम लोग आते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और स्मूथ सरफेसेस। प्लेन मिरर या स्मूथ सरफेसेस से रिफ्लेक्शन की प्रोसेस की बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और बता दूं स्टूडेंट तुम लोगों को, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, उससे रिफ्लेक्शन की प्रोसेस मैक्सिमम होती है। उस पर अगर रेज ऑफ लाइट पड़ती है तो वो 95% रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो शीशे होते हैं उसकी एक साइड रेड कोटिंग की होती है। बचपन में तुमने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है शीशा चमकाया करते थे, तो शीशे के टुकड़े में तुम देखते हो कि पीछे रेड कोटिंग, ब्राउन कोटिंग होती थी, लाल रंग की कोटिंग होती थी और आगे शीशा होता था। और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है वो सिल्वरी सरफेस से, उसी सरफेस से होती है और पीछे का हिस्सा हम लोग पकड़े रहते थे। तो ये जो कोई भी मिरर होता है जो बनाया जाता है रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के लिए, अच्छे रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के लिए जो बनाया जाता है, उसमें पीछे रेड कोटिंग की होती है, आगे सिल्वरी पॉलिश्ड होती है। और जो सिल्वरी पॉलिश सरफेस होता है वहीं से रिफ्लेक्शन होता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट which is used for the process of reflection. Silver coating is the best which is used for the reflection process. चलिए रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और स्मूथ सरफेसेस की बात करेंगे। अब हमने मान लो एक प्लेन मिरर लिया या कोई स्मूथ सरफेस लिया। याद रखिएगा ये प्लेन मिरर है और स्मूथ सरफेस है। इस पर हम देख रहे हैं कि मान लो ये रे ऑफ लाइट आई, देखो ये रेड कोटिंग की हुई है, मान लो ये तुम्हारा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो इस सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट आई, यहां टकराई और टकरा के अपने मीडियम में वापस लौट गई। दिख रहा है? प्लेन मिरर या स्मूथ सरफेस हमने लिया, इस पर एक रे ऑफ लाइट आई, टकराई और टकरा के अपने ही मीडियम में लौट गई। अपने ही मीडियम बार बार मैं क्यों कह रहा हूं? एयर टू एयर, मतलब यहां पे एयर है, एयर टू एयर चली गई, मतलब एयर से एयर में चली गई, अंदर नहीं गई। ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है। अब देखो स्टूडेंट कि ये जो रे ऑफ लाइट, a ray of light which falls on the plane or smooth surface, वो ray of light जो plane या smooth surface पे fall कर रही है, इसका नाम अगर हम रख दें ए बी, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। A ray of light which falls onto the plane mirror or smooth surface is called incident ray। जिस पॉइंट पे ये टकराती है स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ
ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है क्योंकि इसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, तो इसका नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से रे ऑफ लाइट जो है टकराने के बाद अपने मीडियम में वापस लौट गई, तो ये जो वापस लौटने वाली रे ऑफ लाइट है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होके चली गई। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचें तो इसका नाम होता है नॉर्मल। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये एंगल तुम लोग देख रहे हो, इसको स्मॉल आई से दिखाते हैं। इस एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच के एंगल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन अपने से लिख लीजिएगा। अ रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द प्लेन और स्मूथ सरफेस इज सेड टू बी इंसिडेंट रे। The point at which the ray of light falls is said to be point of incidence. A ray of light which sends back या goes back into its own medium after reflection is said to be reflected ray. Perpendicular drawn onto the point of incidence is called normal. Angle between normal and incident ray is denoted by I, called angle of incidence. Angle between normal and reflected ray is denoted by small r, called angle of reflection. तो अब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। इस फिगर में अगर आप गौर से देखेंगे तो इस AB को इंसिडेंट रे कहेंगे, BC रिफ्लेक्टेड रे है, B पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, BT का नाम है नॉर्मल, और बाकी चीजें तो हमने क्लियर कर दी। अब यहां पर एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, बस यहां पे हम लोग खत्म करेंगे आज की कहानी थोड़ी सी, कि एक आता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन के नियम कौन कौन से हैं। लॉज ऑफ व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रोसेस के कौन कौन से नियम हैं, तो इसमें स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, ये दो याद करिएगा। पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जब गौर से देखिए कि ये तीनों जो रेज हैं 1 2 3, तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई कर रही है, टकरा रही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों एक ही प्लेन पर है और एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लॉ नंबर 1 है। और दूसरा एकदम सिंपल है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो नियम होते हैं तुम्हारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, इनको तैयार रखिएगा। अब हम लोग चर्चा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। स्टार्ट कर दिया है हमने फिजिक्स का लेक्चर, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का था आप लोगों का, बहुत तेजी से खींचेंगे, 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।